नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी के डीजी अपडेट सीरीज में। तो न्यूज़ की शुरुआत करते हैं चाइना से। एक्चुअल में चाइना नहीं बल्कि आप कहिए चाइना और अफगानिस्तान से न्यूज़ की शुरुआत करते हैं। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान में दोस्तों चीन के 10 जासूसों को पकड़ा गया है। ये कोई छोटी खबर नहीं है, हालांकि इसे मीडिया में उतना अच्छे से नहीं दिखाया जा रहा है, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि अफगानिस्तान में चाइनीज ओरिजिन के 10 लोगों को जासूसी करते हुए पकड़ा गया है। और इवन सिर्फ जासूसी करते हुए नहीं बल्कि अफगानिस्तान के ऐसे सोर्सेज ने बताया है कि जो 10 लोगों को पकड़ा गया है उसमें से 2 लोग ऐसे थे जो कि आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क से संबंध रखते थे। ये जो हक्कानी नेटवर्क है इसे आप तालिबान की ही एक ब्रांच कह सकते हैं, यानी कि ये भी एक आतंकवादी संगठन है। यानी कि चीन के जो 10 लोग पकड़े गए हैं उसमें 2 लोग ऐसे हैं जिनका किसी आतंकवादी संगठन से आप कह सकते हैं रिश्ता था। तो ये बेसिकली जो चीन के जासूस पकड़े गए हैं ये अफगानिस्तान में जासूसी तो कर ही रहे थे, साथ ही साथ जो अफगानिस्तान में तालिबान से जुड़े आतंकवादी संगठन हैं उन सब के साथ इनका एक आप कह सकते हैं जॉइंट रिलेशन या जॉइंट ऑपरेशन या जो भी चीज आप समझिए, कोई ना कोई रिलेशन था जिसके तहत चाइना डायरेक्टली जो काम नहीं कर सकता वो इनडायरेक्टली तालिबान के लोगों को पैसा देके उनसे वो काम करवा सकता है। तो ये बेसिकली चाइना की तरकीब थी। और इस संबंध में अभी तक चाइना ने वैसे कोई आधिकारिक बयान तो नहीं दिया है, लेकिन अफगानिस्तान की ओर से ऐसी खबर है कि अगर चाइना इन सारी चीजों को मान ले कि उनके 10 लोग ये करते हुए पकड़े गए हैं और इसके लिए अफगानिस्तान से माफी मांग ले, तो उसके बाद इन जो 10 लोगों को पकड़ा गया है उन्हें छोड़ने के लिए अफगानिस्तान सोच सकता है, नहीं तो ये अफगानिस्तान में ही सड़ते रहेंगे। अब ये तो आगे पता चलेगा कि चाइना इसमें माफी मांगने वाला है या नहीं मांगने वाला है, लेकिन ये जो घटना हुई है इससे चीन की छवि कहीं ना कहीं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे काफी खराब हुई है और आप कह सकते हैं कि चीन की एक्चुअल में सच्चाई बाहर निकल के आई है। अगली न्यूज पे बढ़ते हैं जो कि इंडियन नेवी की ओर से, और ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है। क्यों? क्योंकि इंडियन नेवी के पास इस समय फाइटर जेट की कमी भविष्य में होने वाली है। जैसे ही भारत में सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर आएगा वैसे ही भारतीय नेवी फाइटर जेट्स की कमी को महसूस करना शुरू कर देगी। जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो 2 साल बाद या 2.5 साल बाद आप कह सकते हैं, या लेट से लेट 2023 के अंत तक तो आ ही जाएगा। तो उसके बाद यानी अभी से 3 साल लगभग है, तो अभी से 3 साल के अंदर इंडियन नेवी को कुछ फाइटर जेट्स की जरूरत है। अब इस केस में पहले सुनने में यह आया था कि बोइंग का जो F-18 हॉर्नेट है उसे लीज पे लिया जा सकता है उसकी एक स्क्वाड्रन को। और क्योंकि ऐसी न्यूज आ चुकी है पहले ही कि भारतीय सेना ने कुछ MQ-9 रिपर्स को ले भी लिया है लीज पे, तो ऐसी न्यूज थी कि भाई F-18 को भी लिया जा सकता है। लेकिन आज ये क्लियर हो गया है डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर की ओर से कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर में जिन चीजों को लीज पे लेना है उसमें फाइटर जेट का नाम ही नहीं है। आप ट्रेनर एयरक्राफ्ट को या ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को, ऐसी चीजों को तो ले सकते हैं लीज पे, लेकिन फाइटर जेट को आप लीज पे नहीं ले सकते, उसका नाम उसमें नहीं है। और अगर लीज पे लिया भी जाता है तो वो काफी ज्यादा कॉस्टली होता है F-18 हॉर्नेट के केस में। और साथ ही साथ ये भी पता चला है कि इंडियन नेवी जो है वो फाइनेंशियल क्रंचेस की वजह से आप कह सकते हैं, या भारत का जो भविष्य में TDBF का जो प्रोजेक्ट है उसको लेते हुए जो इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट थी 57 फाइटर जेट्स की उनके एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए, उसे घटा के उन्होंने 36 कर दिया है। यानी कि अब इंडियन नेवी 57 नहीं बल्कि 36 नए एयरक्राफ्ट को चाहती है। ये जो नए एयरक्राफ्ट है ये इंडियन नेवी को TDBF से पहले चाहिए, क्योंकि TDBF हमारा स्वदेशी फाइटर जेट होगा, पर उसे आने में अगर वो अपनी डेडलाइन के अकॉर्डिंग चलता रहा तो भी 10 साल लग जाएंगे उसे इंडक्ट होते होते, क्योंकि उसकी फर्स्ट फ्लाइट ही 2025-26 तक होगी। तो इस केस में इंडक्शन 2030 तक होगा, तो 10 साल तक काम कैसे चलेगा? तो उसके लिए इंडियन नेवी को कहीं ना कहीं फाइटर जेट चाहिए, जिसके लिए उन्होंने अब 36 की संख्या में फाइटर जेट्स की डिमांड की है। अब वो 36 फाइटर जेट बोइंग F-18 हॉर्नेट हो सकता है, लेकिन अब वो लीज पे नहीं होगा। अब अगर होगा वो तो उसे खरीदा ही जाएगा। अब ये तो आगे पता चलेगा क्या होगा, लेकिन अब लगभग ये क्लियर हो चुका है कि बोइंग का जो F-18 हॉर्नेट है उसे लीज पे तो नहीं ही लिया जाएगा, जैसे हमने MQ-9 रिपर को लीज पे लिया है। जो भी हो, हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हो और जो TDBF का प्रोग्राम है उसमें भी स्पीड बरकरार रहे, ताकि वो समय से इंडियन नेवी को मिल पाए और उनकी सारी जरूरतें पूरी हो पाए। अब बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज पे। तो अगली न्यूज बेसिकली ईरान से है। ईरान में आपको पता है कि ईरान को लेके डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कुछ दिनों पहले एक चेतावनी जारी की थी कि जो अमेरिकन एम्बेसी जो कि इराक में अटैक हुआ है उसके ऊपर रॉकेट अटैक्स, उसके लिए
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि इसमें इराक शामिल है और अगर अमेरिका का कोई भी नागरिक मरता है तो उसके लिए इराक रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इन सब को देखते हुए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जाने भी वाले हैं तो इराक को कहीं ना कहीं एक डर सा लगा हुआ है, जिसकी वजह से ऐसी न्यूज आई है कि अब जो ईरान है उसके जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं जहां पे वो अपने न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाने का काम कर रहा है, उसको जो है वो ईरान ने ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम लगा के प्रोटेक्ट कर रखा है, ताकि अगर कोई केस में अमेरिका अटैक करता है तो उस केस में ईरान अपने जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उनको बचा सके। और अमेरिका और इजराइल ही दो देश ऐसे हैं दोस्तों जिसकी वजह से अभी तक ईरान न्यूक्लियर पावर नहीं बन पाया, नहीं तो हो सकता है कि उसने बहुत सारे टेस्ट अभी तक कर दिए होते, लेकिन फिलहाल अभी तक अगर ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं हो पाए हैं तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन अमेरिका और इजराइल है। हालांकि ईरान जैसे देशों के पास भी अगर न्यूक्लियर बॉम्ब आते गए तो फिर भगवान ही मालिक आगे क्या होगा। पर खैर ईरान से ही अगली न्यूज़ ये भी है कि ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को इनडायरेक्टली धमकी देते हुए ये कह दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टेटमेंट पास किया है वो एक गलत स्टेटमेंट है और अगर ईरान पे कुछ होता है तो उसको लेके डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेदार होंगे आगे जो होगा। ये बेसिकली ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट का जवाब दिया है। तो आगे जो होगा उसके लिए तो फिर हम आप बैठे ही देखने के लिए, जैसा होगा मैं आपको अपडेट जरूर करूंगा। अगली और लास्ट न्यूज़ दोस्तों तुर्की से जुड़ी हुई है। तुर्की में ऐसा सुनने में आ रहा है कि वहां की मीडिया ने यह कंफर्म किया हुआ है कि तुर्की में एक सोने का खजाना मिला है, या आप गोल्ड माइन कह सकते हैं इंग्लिश में, जहां पे अराउंड 99 टन सोना मौजूद हो सकता है, ऐसा तुर्की के न्यूज में बताया जा रहा है। ये जो सोना मौजूद होगा ये बहुत बड़ा एक अमाउंट होगा। इसमें अगर बात की जाए तो 100 के आसपास तो राफेल खरीदे जा सकते हैं इतने अमाउंट में। इस टोटल 99 टन का लगभग अमाउंट जो हो जाता है वो $6 बिलियन का हो जाएगा। तो $6 बिलियन एक बड़ा अमाउंट है। तो इतने तक का सोना, ऐसा न्यूज है कि तुर्की में मिला है सोने की खान। अब आगे वहां पे तुर्की बाकी चीजें करेगा, फिर वहां से सोना निकालेगा, वो तो टाइम टेकिंग है। लेकिन अगर ये न्यूज सच हो जाती है भविष्य में तो तुर्की की इकोनॉमी को एक स्मॉल बूस्ट जरूर मिलेगा। स्मॉल क्या आप कह सकते हैं, इकोनॉमी के हिसाब से तो अच्छा बूस्ट ही मिल जाएगा। हालांकि ऐसी न्यूज फरवरी 2020 में भारत के लिए भी आई थी कि भारत के सोनभद्र जिले में 3000 टन, मतलब तुर्की में जो मिला है वो तो 99 टन है, यहां पे 3000 टन, यानी कि तुर्की से लगभग 3000 गुना ज्यादा सोना भारत के सोनभद्र जिले में मिला था। लेकिन कुछ क्लियर ही नहीं हो पाया कि वो सोना कहां गया, और उस न्यूज के बाद फिर क्या स्टेट गवर्नमेंट उस पर क्या काम कर रही है, क्या सच में उतना सोना था, नहीं था, अगर था तो उसका किस तरीके से काम किया जाएगा उस पर कुछ पता नहीं चला। हालांकि भारत के सोनभद्र जिले में जो मिलने वाले 3000 टन सोने की जो न्यूज थी, अगर वो सच में पूरी तरीके से सच हो जाती, यानी कि सच में वहां से उतना सोना निकल जाता है, क्योंकि अभी ये तो एक एक्सपेक्टेड है, तो अगर सच में निकल जाता है तो आप समझिए भारत का जो गोल्ड रिजर्व है उसका 4 गुना सोना इसका मतलब सोनभद्र जिले में है। आगे जैसा होगा वो तो पता ही चलेगा। अभी के लिए इतना ही। मैं मनीष मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।